भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कन्फेशन, संस्वीकृति। ये कन्फेशन क्या होता है, ये संस्वीकृति क्या होती है, इसी का अर्थ आज हम समझने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जो संस्वीकृति है, ये संस्वीकृति पद भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है। जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति शब्द परिभाषित नहीं है, तब इसका अर्थ हम जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो देखिए, जो एक चैप्टर है स्वीकृति, उसी के अंतर्गत संस्वीकृति को भी दिया गया है। इससे यह विधानमंडल का आशय प्रकट होता है कि जहाँ तक संस्वीकृति की परिभाषा का संबंध है, वह स्वीकृति से ही निकाला जाना चाहिए। यानी स्वीकृति की परिभाषा को संस्वीकृति की परिभाषा में प्रयोग करके देख लेना चाहिए, उसी से निकालना चाहिए। अब जब हमको स्वीकृति पता होगा, तब हम संस्वीकृति के बारे में अपने आप पता कर लेंगे। तो ये स्वीकृति क्या होता है? स्वीकृति के बारे में मैंने आपको बताया था स्वीकृति वाले चैप्टर में कि स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है। क्या है? कथन है। तो स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवाद्यक तथा सुसंगत तथ्य के संबंध में अनुमान इंगित करता है। तो ऐसा कथन, चाहे वो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के संबंध में अनुमान इंगित करता है, वह भले ही मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, तो वह स्वीकृति है। अब इसी को हम संस्वीकृति के संबंध में प्रयोग करें। कैसे प्रयोग करेंगे, आइए इसको देख लीजिए। तो संस्वीकृति क्या होती है? संस्वीकृति वह कथन होता है जो किसके द्वारा किया गया होता है? संस्वीकृति वह कथन होता है जो किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया होता है। किसके द्वारा? अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया होता है। यह मौखिक हो सकता है, दस्तावेजी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है। तो संस्वीकृति वह कथन है जो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया होता है और वह किसी अपराध के संबंध में क्या करता है? अनुमान इंगित करता है। तो इसी कथन को संस्वीकृति कहते हैं। यानी संस्वीकृति का मतलब ऐसा कथन जो किसी अपराध के संबंध में अनुमान इंगित करता है, और ऐसा कथन किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो इसे संस्वीकृति कहते हैं। अब ये जो परिभाषा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, यह परिभाषा, इस पर काफ़ी विवाद होता रहा है कि संस्वीकृति का परिभाषा ये स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। इस पर बहुत मुकदमों का एक लिस्ट है जो बड़ा मुश्किल है याद करना। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। उस ट्रिक का नाम है पाप मनीष का। किसका? कोई मनीष है, उसका पाप है। पाप मनीष का संकरिया भोग रही है। कौन भोग रही है? संकरिया। इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं। पहले केस का नाम क्या है? पहले केस का नाम है पाकला नारायण स्वामी का केस। दूसरे केस का क्या नाम है? दूसरे केस का नाम है पलविंदर कौर का केस। तीसरे केस का नाम क्या है? तीसरे केस का नाम है मैकग्रेगर का केस। चौथे केस का क्या नाम है? पाप मनीष का। पा से पाकला नारायण स्वामी, पलविंदर कौर, मैकग्रेगर, निशिकांत झा का एक केस था। निशिकांत झा का एक केस है, और एक केस है पाप मनीष का केशव राम वर्सेस यूपी का एक केस था, और एक संकरिया भोग रही है, संकरिया वर्सेस राजस्थान। तो पाप मनीष का संकरिया भोग रही है। इससे आप जो संस्वीकृति के अंतर्गत परिभाषा को निश्चित करने वाली परिभाषाएं आती हैं, जो मुकदमे हैं, आप उसको एक बार में रट सकते हैं। तो अब आइए देखते, पाकला नारायण स्वामी के केस में संस्वीकृति की परिभाषा दी गई थी, स्वीकार किया गया कि नहीं। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है कि स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक अभिकथन है। यानी संस्वीकृति के संबंध में संस्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक अंतर्विष्ट कथन है जो किसी अभियुक्त द्वारा किया गया है, जो किसी अपराध के संबंध में अनुमान इंगित करता है। ये अनुमान इंगित करता है को लेकर के ये यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो है इसको अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध को जब पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है
तभी जब अपराध को जब पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है तभी जो है केवल अनुमान इंगित नहीं करना चाहिए, जब अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है तभी उसको संस्वीकृति माना जाएगा। फिर आगे चलकर एक केस आया था पलविंदर कौर का। पलविंदर कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पलविंदर कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो मामले को पूरी तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए या पूरी तरह से अस्वीकार किया जाना चाहिए। केवल अनुमान इंगित अगर कोई तथ्य कर रहा है तो उसके आधार पर, संस्वीकृति के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। आगे चल कर के एक मैकग्रेगर का केस था। मैकग्रेगर के केस में मैकग्रेगर के केस में न्यायालय ने कहा कि अगर न्यायालय संस्कृति को इस तरीके से बांट लेता है कि स्वीकार करने वाले तथ्य को अलग और अस्वीकार करने वाले कथन को अलग कर ले तो वह संस्वीकृति प्रयोज्य है, वह संस्वीकृति के आधार पर किसी को दंडित किया जा सकता है। केवल अनुमान इंगित करता हो इस आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक केस आया निशिकांत झा का केस। ये है निशिकांत झा का केस और केशव राम का केस। इस दोनों केसों में न्यायालय ने कहा कि मुक्त करने वाले कथन के आधार पर पूरी स्वीकृति नकारना गलत है। यानी अगर स्वीकृति में ऐसे शब्द हैं जो अपराधी को फंसाते हैं, कुछ ऐसे कथन हैं जो अपराधी को बचाते हैं, और तो केवल अपराधी को जो बचाते हैं उस आधार पर संस्वीकृति को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि स्वीकृति में अगर फंसाने वाले तथ्य हैं, किसी अपराध का अनुमान होता है, तो उस आधार पर क्या किया जा सकता है? अपराधी को दंडित किया जा सकता है। तो संस्कृति का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इस पर एक बहुत लीडिंग केस है संकरिया वर्सेस राजस्थान के राज्य के केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संस्वीकृति है, वो सत्य है, विश्वसनीय है, तो इस आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। केवल इस आधार पर उसमें कुछ बातों के बारे में अनुमान इंगित किया गया है, कुछ ऐसे उसमें बात हैं जो अपराधी को बचाते हैं, इस आधार पर पूरी संस्कृति को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि संस्कृति सत्य है, विश्वसनीय है, तो भले ही उसमें कुछ बचाने वाले तथ्य हों, उसमें कुछ फंसाने वाले तथ्य हों, तो ऐसे में भी जो है अपराधी को संस्कृति के आधार पर दंडित किया जा सकता है। तो स्वीकृति का अर्थ संस्कृति में लागू करके देख सकते हैं। संस्कृति का मतलब वह कथन जो किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया होता है और उससे किसी अपराध का अनुमान इंगित होता है, ऐसे कथन को क्या कहते हैं? संस्वीकृति कहते हैं।